नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि देखिए, बीते दिन लगभग 4 घंटे तक मंथन हुई है और इस मंथन में ये चर्चा की गई कि आखिर किस दल को कितनी सीटें दी जाए। और आज उसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा और राजीव मोहन है। उनसे जान लेते हैं कि कल का बैठक कितना अहम रहा, चूंकि ये चर्चा हो रही है कि आखिर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस बार अगर हम महागठबंधन की बात करें तो लगातार जो दल हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जरूर कहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। लेकिन 243 सीट में से सभी के बीच सीटों का बंटवारा करना, सभी को खुश करना कैसे संभव हो पाएगा? सबको खुश करना है भी नहीं। मोटिव यह है, केंद्र में यही है कि किसी तरीके से एनडीए की सरकार को पदस्थ किया जाए और महागठबंधन की सरकार बनाई जाए। और इसको लेकर सबको सेक्रीफाइस करना होगा, खास तौर पे सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और सब लोग जानते हैं, खास तौर पे जो बड़े दल है उन्हें पता है कि अगर नहीं किया जाएगा तो फिर पॉसिबिलिटी कम रह जाएगी इस बार सरकार बनाने की। और ये गलती 2020 में महागठबंधन की तरफ से कहें या फिर आरजेडी की तरफ से कहें, हो चुकी है और वो गलती दोहराना नहीं चाहती है। गलती क्या हुई थी कि अंतिम वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी सीटों पर ही सहमति नहीं बन पाई थी, तो वो छोड़ करके चले गए थे। और मुकेश सहनी कई बार कई प्लेटफॉर्म से बता चुके हैं कि अगर वो साथ में होते तो उस बार ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। चूँकि जो वोटों का जो आंकड़ा सामने आया था उसमें महज 15,000 वोट से तेजस्वी यादव पिछड़ गए थे। अगर वो 15,000 वोट उनको मिला होता तो तेजस्वी यादव 2020 में ही मुख्यमंत्री होते। तो तेजस्वी यादव को पता है कि अगर सबको साथ लेके चलना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चूँकि सबसे बड़ा दल आरजेडी है, नेतृत्व कर रहा है महागठबंधन का, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी, सेक्रीफाइस भी आरजेडी को ही करना पड़ेगा, तेजस्वी को ही करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी हैं। तैयार होना ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है। ज़रूरी और मजबूरी इसलिए चूँकि 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है और इस बार भी लास्ट टाइम में चुनावी साल ही कह लें, इतने सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, इतनी सारी घोषणाएं हुई है जो कि आम तौर मतलब डायरेक्ट आम जनता को कनेक्ट करती है। वो सारी चीज़ें आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली है, तो इसका भी एडवांटेज एनडीए को मिलने वाला है। तो इसकी भी काट कैसे, इस पर भी रणनीति तैयार की जा रही है। फिलहाल सीटों की बंटवारा की बात करते हैं। पिछली बार 144 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और 29 सीट पर वाम दल चुनाव लड़े थे। पिछली बार गठबंधन में 3 ही दल थे, यानी महागठबंधन में 3 ही दल थे। इस बार परिस्थितियां उससे इतर है। महागठबंधन में ये 3 दल तो हैं ही, कांग्रेस, वाम दल में भी कई सारी पार्टियां हैं और आरजेडी तो हैं ही। अब प्लस ये हो गया है कि पिछली बार जो एनडीए में थे मुकेश सहनी, वो भी महागठबंधन में लोकसभा चुनाव के पहले से ही आ गए हैं। इसके अलावा झारखंड में जेएमएम की सरकार है और जेएमएम ने आरजेडी को वहाँ पर 6-7 सीटें, जहाँ तक मुझे याद है, दी थी। तो जेएमएम की भी महत्वाकांक्षा है। और पिछले दिनों जब कांग्रेस के वोट अधिकार यात्रा का समापन था, हेमंत सोरेन आए थे, लालू यादव से मिले थे, तो उनको भी समाहित किया गया और इस बात का औपचारिक अनाउंसमेंट भी कल हो चुका। महागठबंधन की बैठक होने के बाद कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि अब जेएमएम महागठबंधन का कुनबा बढ़ गया है, अब जेएमएम की भी एंट्री हो गई है। और उसके अलावा आरएलजेपी, पशुपति पारस, जो कि अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था, तो पशुपति पारस की पार्टी भी, आरएलजेपी भी महागठबंधन के बैनर तले ही चुनाव लड़ने जा रही है। तो कुल मिलाकर के टोटल 5-7 दल हो गए हैं। वाम दल में भी 3-4 हैं, 3 दल हैं और इधर 4 हो गए, तो 7 हो गए। सीपीआई और सीपीआई, हाँ, इसके अलावा आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी, जेएमएम, ये सारे दल आ गए हैं। तो अब जो सीटें पिछली बार कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल में बटे थे, उन्हीं सीटों में से तो बाकी दलों को देना है ना, जो इस बार एंट्री किए हैं। तो वो जेएमएम हो गए और वीआईपी है, पशुपति पारस की पार्टी है। तो इसमें एक एक मतलब सीटवार बातचीत हुई है, अंदर खाने जो बातचीत हुई है, एक एक सीटों पर मंथन हुआ है कि आप सीटें तो इतनी चाहते हैं, आपके पास उम्मीदवार क्या हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं, इस पर भी मंथन किया गया। चूँकि कई बार देखने को मिला है
कि सीटें तो पार्टियां ले लेती हैं अपने पाले में, लेकिन उम्मीदवार ही मजबूत नहीं होते हैं और नतीजा चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ती है। तो इस बार एक-एक चीज़ों पर एकदम बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, सर्वे कराए जा रहे हैं और जो दल जहां पर मजबूत है जिस विधानसभा सीट पर, उसको वहां पर प्रिविलेज दिया जा रहा है, उसको वहां पर लड़ाने की बात हो रही है। कांग्रेस ने 76 या 78 सीटों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, तो शुरुआत वहीं से हुई है और 70 सीटें पिछली बार कांग्रेस को गठबंधन में मिली भी थी, तो अब ज़्यादा सीटें चाह रही। हर दल चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदन में चुन कर जाएँ और उनकी उसको उतना ये हो। कांग्रेस 76 सीटों की दावेदारी पेश कर रही है। 60 सीटों की दावेदारी मुकेश सहनी कई बार कर चुके हैं। मीडिया के सामने कैमरे पर सिर्फ 60 ऐलान कर सीट चुके नहीं हैं। बल्कि ये भी डिमांड है कि हमें डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया जाए। बिल्कुल, डिप्टी सीएम का पोस्ट भी दिया जाए। आरजेडी 144 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ रहा था, तो वो भी चाहता है कि हम उससे भी ज़्यादा सीट जाएं, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं हैं। तो अब जो खाका तैयार हो रहा है, किसको कैसे एडजस्टमेंट मिला जाए, तो मेरी जो जानकारी है, हो सकता है कि अंतिम वक्त में इसमें कुछ फेरबदल हो या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। थोड़े बहुत ऊपर नीचे की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो अब तक हम समझ पा रहे हैं या जो बैठक में शामिल हैं, कुछ लोगों से बातचीत होती है, उसी आधार पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। चूँकि अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, 15 सितंबर के बाद कहा जा रहा है या 15 सितंबर को हो सकता है कि इसका औपचारिक तौर पर ऐलान हो। उस मुताबिक आरजेडी 140 के आसपास सीटें लड़ना चाह रहा है अभी भी। इसके अलावा कांग्रेस 70 सीटों से अब इस बार कम पे आएगी और पिछली बार का कहा जाए तो 27 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 19 सीटों पर उसके विधायक चुनकर के आए थे। ये दोनों को मिला दिया जाता है तो 46 सीटें होती है। तो आरजेडी का भी यही कहना है कि आपका क्लेम तो कायदे से इतना ही बन रहा है, तो आप उतने पे ही रहिए, इससे ज़्यादा लेने के आपको मतलब कायदे से राइट ही नहीं बनता है। बिल्कुल। और बात ये भी है कि इस बार 25 में तेजस्वी नुकसान सहने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि जीतना है और ये बहुत बड़ा लक्ष्य भी है तेजस्वी का। बिल्कुल, तो आरजेडी यही कह रहा है, अभी तक मनाने की कोशिश कर रहा है कि आप 46 लीजिए और चुनाव लड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिताइए। सीटों में अदला बदली हो सकती है, जहाँ पर आप कमज़ोर थे वहाँ पर हमारे कैंडिडेट हो जाएं, जहाँ पर आपके कैंडिडेट मजबूत है वहाँ हम अपनी सीट, अदला बदली होती रही है। तो इतनी ही चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है, थोड़ी सी और सीटें चाह रही है। तो 10 सीटों के आसपास में और दी जा सकती है, लेकिन एक शर्त है, टर्म एंड कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि तब आरएलजेपी और जेएमएम को आप अपने कोटे से सीटें दीजिए। ये अंदर खाने बातचीत चल रही है। तो आरएलजेपी को कितनी, जेएमएम को कितनी, तो अब तक जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जेएमएम को 2 से 3 सीटें, 3 भी नहीं, मुझे लगता है 2 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। हालांकि कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये बयान आया है कि 10 से 11 सीटें हमारी चिन्हित की गई है, हम उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन 2 सीटें इस बार, पिछली बार नहीं गठबंधन हो पाया था, इस बार 2 सीटें, चूँकि वहाँ पर आरजेडी के कोटे से एक मंत्री भी हैं, तो इस नाते हेमंत सोरेन का भी दावा बनता है। तो 2 सीटें जेएमएम के खाते में जा सकती है, जो झारखंड से सटी हुई सीट है उस पर। इसके अलावा आरएलजेपी को 3 से 4 हम इसलिए कह रहे हैं चूँकि वहाँ पर सूरजभान सिंह भी आरएलजेपी में हैं, प्रिंस राज जो समस्तीपुर से पिछली बार सांसद रहे थे, इस बार उनको टिकट ही नहीं दिया गया, पशुपति पारस भी हैं। तो ये 3 मजबूत चेहरे तो इधर ही हो गए। सूरजभान सिंह खुद नहीं लड़ेंगे, अपनी पत्नी को लड़ा सकते हैं। तो 3 से 4 सीट आरएलजेपी के खाते में जा सकती है और 2 से 3 सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है। उसके अलावा जो वाम दल हैं, वाम दल का आरजेडी से ही गठबंधन है, तो आरजेडी अपने कोटे से सीट नहीं देगी। आरजेडी अपने कोटे से सीट दे सकती है तो वीआईपी को दे सकती है, और वैसी बातें हुई। वीआईपी की दावेदारी 60 सीटों की है। लोग मतलब चाहते भी हैं कि अगर हम 100 बताएंगे तभी तो बार्गेन होकर के कुछ तो आएगा, कुछ तो सीटें बढ़ेगी। हालांकि वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरी जानकारी है और जो लोगों से बातचीत हुई है उस मुताबिक एनडीए में 11 सीटें मुकेश सहनी के खाते में गई थी, जिसमें से 5 विधायक चुन करके आए थे। खुद मुकेश सहनी कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार उससे सीटों की संख्या बढ़ेगी। वो बढ़ करके कितनी जाएगी ये एग्जैक्ट नहीं कहा सकता, लेकिन 15 के आसपास में
वीआईपी को सीटें दी जा सकती है। ये ऑलमोस्ट बातें अंदर खाने चल रही है और यही चीज़ें हुई भी है, जिसके लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रहे मुकेश सहनी, लेकिन तैयार होना ही पड़ेगा अंतिम वक्त में। चूँकि अब तक जो जानकारी आ रही है तो एनडीए की तरफ से भी उतनी सीटों का ऑफर नहीं है। कहा जा रहा था कई बार कि मुकेश सहनी उधर भी बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर 15 सीटों के आसपास में वीआईपी के खाते में जा सकती है। वाम दल जो 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 16 पर जीत कर आए हैं और लोकसभा चुनाव में भी 2 सीटें उनको मिली थी, दोनों सीटें जीती है। तो वाम दल की भी दावेदारी मजबूत है और 29 सीटें हैं, तो अगर वो 35-36 तक चली जाए तो इनकार नहीं किया जा सकता है। चूँकि वाम दल की दावेदारी बनती है, चूँकि परसेंटेज वो जीत का परसेंटेज बाकी दलों से बेहतर है, स्ट्राइक रेट बेहतर है। उसके अलावा जो रेस्ट सीटें बचती है वो आरजेडी उस पर चुनाव लड़ेगा। आरजेडी को पता है कि अगर ये सारे लोग भी जीत करके आए तो अल्टीमेटली मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव को बनना है, फ़ायदा तो उन्हीं को होना है। वाम दल आमतौर पर सरकार में शामिल नहीं होते हैं, तो अगर सरकार बनती है तो फिर डिप्टी सीएम जिस तरह से दावेदारी कर रहे हैं मुकेश सहनी, इस पर भी अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है कि डिप्टी सीएम, प्रेशर बनाया जा रहा है, कोशिश हो रही है कि चलो आपको कम सीट दे देंगे, डिप्टी सीएम चलो हम कम सीट ले लेते हैं, डिप्टी सीएम मुझे बना दो आप। इस पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हो चुकी। इतनी सीटों पर डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है तो फिर कांग्रेस की तो मजबूत दावेदारी होती, उसको क्यों नहीं? डिप्टी सीएम का सबसे पहले कॉन्सेप्ट हो तब तो, हालांकि ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। पहले एक डिप्टी सीएम हुआ करते, पहले कोई नहीं होता था, फिर एक हुए, फिर 2 हो गए। तो अब आने वाले दिनों में अगर सबको संतुष्ट करना हो तो हो सकता है कि 2 से 3 भी हो जाएं, लेकिन फिलहाल कोशिश यही हो रही कि वैसी स्थिति नहीं आए। तो ये लबो-लुआब यही है, इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है अभी भी। अंतिम समय में कुछ भी जब लगने लगेगा कि चलो 1-2 सीट देने से ये दल हमारे साथ बना रह सकता है, तो वहाँ पर उसको दे करके उसको रखा जाएगा। ये किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि इस बार जो दल हैं उसमें से कोई छिटक जाए, चूँकि एक-एक वोट की लड़ाई है इस बार, नेक टू नेक मुकाबला है, कभी भी किसी के पलड़ा भारी हो सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव इस बार कोई भी चूक नहीं चाहते हैं। पिछली बार से उन्होंने सबक लिया है, सीख ली है और उसी से जो सबक और सीख मिली है उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं। रश्मि, बिल्कुल। और देखिए, सीट के बंटवारे की जहां तक बात है तो बीते दिन लगभग 4 घंटे तक इस पर मंथन हुई है। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने से क्या खबर है, क्या वो डेटा सामने आया है, क्या लग रहा है, किसे कितनी सीटें दी जा सकती है, आंकड़ा क्या कह रहा है? देखिए, अभी आशुतोष जी ने सीटों को लेकर के जिस प्रकार से महागठबंधन के बीच जो अंदर खाने में जो चली, उसको बहुत कुछ उन्होंने टच किया है और लगभग वही स्थिति है। जो अंदर खाने से खबर यही है कि जो आरजेडी है उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और जो कांग्रेस है उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इस बार जो महागठबंधन है उसमें 2 नई पार्टियों का एंट्री है, आरएलजेपी और जेएमएम। तो इन सबको संतुष्ट करते हुए महागठबंधन आगे बढ़ेगी। और देखिए, इस बार का जो चुनाव है उसमें निश्चित तौर पर एक सीट पे मंथन हुआ है और इस बार तेजस्वी यादव के लिए कह सकते हैं करो और मरो वाली स्थिति है। यानी उनको अगर चुनाव में जीत हासिल करनी है तो एक उम्मीदवार से लेके पार्टी के तमाम जो गठबंधन के जो आला नेता हैं उनको संतुष्ट करना है। तो सबसे बड़ा इशू था सीट शेयरिंग और यही कारण है कि अभी चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही महागठबंधन ने इस पर एक तरह से कहें कि इनिशिएट शुरू कर दिया है और शुरुआत की गई है कि नहीं, एक प्रथम दौर की बात हो जाए, किन सीटों पर हम लड़ेंगे, कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे। तो जो बंटवारा है, जो आशुतोष जी ने बताया, लमसम वही होगा ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इंतज़ार इस बात का है कि जो 15 सितंबर की बात कही जा रही है कि 15 सितंबर को सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये पता चलेगा कि किनके खाते में कितना गया। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पर ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि जो वोट अधिकार यात्रा हुआ और राहुल गांधी को जिस प्रकार से बिहार में जन समर्थन मिला, तो जो कांग्रेस जन है उनमें ज़्यादा
कहते हैं उनके कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको ज़्यादा महत्वाकांक्षा है इसको लेकर के, और पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि हमारी दावेदारी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा शर्त है कि जो 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार चली आ रही है, उसको किसी तरह से कैसे शिकस्त दिया जाए, इस पर मंथन बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि कल जो बैठक हुई शनिवार को, उसमें तमाम दलों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और लगभग जो है सबके बीच में एक तरह से सहमति बनी है। जैसे पिछले चुनाव में आरजेडी 144 सीट पर लड़ी थी, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। चूँकि 2 दल नए आए हैं, तो कहीं सीटों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, उससे बचने के लिए 3-4 सीट 5 सीट वो भी छोड़ सकते हैं। जहाँ तो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की 19 सीट जीत पाए थे 70 सीटों में, 27 में सेकंड पे रहे थे, तो उनका वही 46 से लेके 50 तक, 55 तक, इस तरह का एक आंकड़ा का अनुमान है कि इस इतनी सीटों पर जो है कांग्रेस भी मान जाएगी और आरजेडी भी अपना 140-41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो बाकी सीटें बची हैं, उस सीटों पे जेएमएम आया है, तो उनको 1-2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। उसके अलावा जो है जो पशुपति पारस की जो पार्टी है, उनको 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अब इसका आकलन इस तरह से किया जा रहा है कि जो सीमांचल का इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है, कोशी का इलाका है, उन इलाकों में बहुत फोकस किया गया है, इस बैठक में भी किया गया है। और जो कांग्रेस के नेता हैं, इस चीज़ों को बहुत आगे तक वहाँ रखा गया, प्लेटफॉर्म पर रखा गया कि इन इलाकों में खास तौर पर जो आरजेडी की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत नहीं रही है, और वहाँ कांग्रेस की पकड़ को बताया जा रहा है कि बहुत मजबूत स्थिति में रही है और वहाँ से जीत भी हासिल हुई है। तो ये एक बनाई जा रही है कि इन क्षेत्रों में से ज़्यादा जो आरजेडी के उम्मीदवार ना हो, बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार हों, अन्य दलों के उम्मीदवार हों, उनको ज़्यादा मौका देना चाहिए। तो इस तरह से एक क्षेत्र वाइज भी एक तैयारी महागठबंधन की तरफ से है कि जो सीटें हैं, उन सीटों पर हमारी किसी तरह से कोई हार ना हो, कहीं कोई चूक न रह जाए, इन चीज़ों को इस पर मंथन किया गया है। लेकिन देखिए, सब चीज़ के बावजूद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब जो महागठबंधन है, उस महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेके एक तरह से कहें तो जो आरजेडी है स्पष्ट है कि हम तेजस्वी यादव के से पीछे हम नहीं हट सकते, वही होंगे। लेकिन कांग्रेस के तरफ से जो पिछले दिनों बड़े नेताओं का जो बयान आया, चाहे वो राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह का हो, उससे स्पष्ट हुआ कि इस कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए राजी अभी नहीं है और वो खुलासा नहीं करना चाहती है, पत्ता नहीं खोलना चाहती कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। तो महागठबंधन के बीच एक बड़ा पेच यह भी है कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, किनके चेहरे पे चुनाव होगा, तो इसको लेकर भी एक उनके सामने, तेजस्वी यादव के सामने और महागठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती है। अंदर खाने से खबरें जो आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को भी बिहार में एक चेहरा बनाया जाए चुनाव के लिए। जिस प्रकार एनडीए मोदी के नाम पे चुनाव लड़ती रही है, नीतीश कुमार के नाम पे चेहरा लड़ती रही है, तो अब जैसे आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि उनका समीकरण एमवाई है ना, मुस्लिम यादव उनके कोर वोटर हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस भ्रांति को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी को आगे करना चाहती है। वो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें ना हो, हिंदू यादव नहीं हो। तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सिर्फ एमवाई नहीं बल्कि ए टू जेड की पार्टी बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ए टू जेड की पार्टी बन गई है, लेकिन अभी भी उन पर ये ठप्पा लगा हुआ है कि वो जो है एमवाई समीकरण पे उनकी पार्टी आधारित है। तो अगर ये संभावना बनाई जा रही है कि राहुल गांधी को भी बिहार के चुनाव में एक फेस बनाया जाए, ताकि ये जो भ्रांति है वो ख़त्म हो और एनडीए को शिकस्त दिया जाए। लेकिन अब इसके लिए तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं, ये एक बड़ा इशू है इनके अंदर। दूसरा बड़ा इशू है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी शुरू से महत्वाकांक्षी रखते हैं कि वो डिप्टी सीएम बने। पिछले 2020 के चुनाव में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसी बात को लेकर उठकर चले गए थे कि उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले उनसे कहा था कि आपके नामों का ऐलान होगा और आपको बताया जाए कि मुकेश सहनी इस गठबंधन के डिप्टी सीएम बनेंगे अगर होगा। तो इस बार भी उस चीज़ों को लेके वो अड़े हुए हैं।
भले महागठबंधन के किसी दल के नेता ने इस बात पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है, इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन वो ये बार बार ये मान के चल रहे हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं डिप्टी सीएम होऊंगा। दूसरा उनका डिमांड है कि 60 सीटों पर यानी 60 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी चाहते हैं। तो ये 60 सीटों पर अगर उम्मीदवारी, इसीलिए वो दावेदारी कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम का उनका जो उनका डिमांड है वो पूरा हो जाए। क्योंकि अगर महागठबंधन में अगर बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है तो आरजेडी है, अगर जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। तो अगर कांग्रेस पार्टी को 50-55 सीटों पर चुनाव लड़ेगा तो फिर डिप्टी सीएम अगर इन 60 मांग रहे हैं, इनको उतना मिलना नहीं है। क्योंकि जो पिछला जो आकलन है, जो एनडीए में थे तो उनको 11 सीटें मिली थी, तो अब उनको अगर 15 सीटें उनको इस बार के चुनाव में थोड़ा बढ़ा के मिलता है, तब भी इनकी दावेदारी मजबूत नहीं हो रही है। तो ये सब सारा पेच है जो सीट शेयरिंग के बाद महागठबंधन को सुलझाना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, चुनौती है। और तभी इनकी दावेदारी और जो सरकार बनाने की मुहिम में ये जो बदलाव की बात कर रहे हैं, तभी ये अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। सरकार बनेगी नहीं बनी तो अलग बात है, लेकिन उनके सामने सीट शेयरिंग के साथ साथ ये 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं जिनको अगर ये नहीं सुलझाते हैं तो उनको चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब मतभेद होगा तो जाहिर सी बात है भीतरघात होगा, और भीतरघात होगा तो फिर से 2020 वाली स्थिति होगी और फिर से जो है महागठबंधन चारों खाने चित हो सकता है। बिल्कुल, यानी मनभेद से ही मतभेद की शुरुआत होती है। और देखिए, राजनीति परिस्थितियों का खेल है और महागठबंधन का इस बार का फोकस है 2025 के चुनाव को जीतना। बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे किया जाता है, आपसी तालमेल, आपसी सहमति कैसे बनाई जाती है। फिलहाल देखिए, बीते दिन यानी शनिवार को लगभग 4 घंटे तक की बैठक हुई है, मंथन किया गया है और इस मंथन के बाद अब ऐलान किया जा रहा है कि कब औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और इसके लिए आपको और हमें दोनों को ही इंतजार करना होगा। कशिश न्यूज पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे महागठबंधन से जुड़ी और बिहार में चल रही राजनीतिक हलचल से। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।